So hello all, I welcome you all in our next video of English language lesson 5 verbs infinitives term 1 for class 8. If you remember, in our last video we have gone through the same chapters where we have started non-finite verbs, and in that non-finite verb, the first kind of non-finite verb we have studied infinitive, both infinitive and bare infinitive with examples, right? So let's proceed further, class. We often use the infinitive without to after these verbs, right? So these are the verbs uh, with which we use the verb but without to, right? We don't use to. और आपको पता ही है कि बिना बिना टू के जब हम कभी भी यूज़ करते हैं किसी वर्ब को, तो इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ bare infinitive, right? Examples: let me leave or I will be late for the meeting. Now you can see leave जो कि क्या यूज़ हुआ है, वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है सेंटेंस में, बट उसके पहले हमने टू का यूज़ नहीं किया है. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ बेयर इन्फिनेटिव, राइट? एंड बेयर इन्फिनेटिव मीन्स विदाउट टू. My tutor made me do the exercise again, right? So again, made and do both are verbs, but they are getting used without to. So that means bare infinitive, right? She dare not use her elder sister's geometry box. So dare not, that means वर्ब, एंड देन अगेन एक और यूज़ हुआ है क्या, यूज़. तो यूज़ जो है वो यूज़ जो है वो वर्ब है, और उसके पहले हमने यूज़ टू का नहीं किया है, तो दैट मीन्स बेयर इन्फिनेटिव, राइट? ही नीड नॉट वेट फॉर हर एज शी विल रिटर्न लेट. सो नीड नॉट, दैट मीन्स नॉट. अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस भी आ रहा है ऊपर, सी और डी दोनों क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है. वाई? क्योंकि नॉट यूज़ हो रहा है, राइट? और वेट जो कि वर्ब है उससे पहले हमने टू का यूज़ नहीं किया है, तो दैट मीन्स इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बेयर इन्फिनेटिव, राइट? ओके, लेट प्रोसीड फर्दर. वी यूज डेयर एंड नीड with to infinitive in affirmative sentences, but we drop the to in negative sentences, right? हम dare और need के साथ affirmative sentences जब हम करते हैं, so affirmative sentences क्या होते हैं? They are the part of assertive or declarative sentences, and affirmative sentences are the positive sentences in which we do not write any not or no like words, right? सो हम उसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कोई भी नो और नॉट जैसे वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, जबकि नेगेटिव सेंटेंसेस में हम करते हैं, राइट? सो जब हम डेयर और नीड को यूज़ करते हैं किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, तब हम टू प्लस इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, मतलब वर्ब के साथ हम टू का यूज़ करते हैं. पर जब हम डेयर और नीड का यूज़ नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, वी डू नॉट यूज़ टू प्लस इन्फिनेटिव, मीन्स वी ओनली यूज़ वर्ब विदाउट टू, राइट? Okay, so let's see the examples. Very few swimmers dare to cross the river, right? So you can see dare के बाद to, और to के बाद फिर क्या हो रहा है, यूज क्रॉस. तो क्रॉस क्या है, वर्ब है, और उसके पहले टू लगा हुआ है, तो टू प्लस क्रॉस इज इक्वल टू इन्फिनेटिव, राइट? सो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब यहाँ इसमें नो और नॉट जैसे वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है. दैट मीन्स इट इज़ एन अफर्मेटिव सेंटेंसेस और सेंटेंस, एंड इन दिस अफर्मेटिव सेंटेंस वी आर यूजिंग infinitive, where it is infinite, where is infinitive, 2 plus cross, right? B1, she needs to be looked after. Again it is an affirmative sentences. Why? Because we are not using any no or not word, right? और need के बाद आप देख सकते हो to be looked आ रहा है, तो looked क्या है, verb है, and 2 plus be भी आ रहा है, be जो कि आपका verb है, right? So 2 plus be, that means infinitive, right? C1, swimmers dare not cross the river. अब ये नेगेटिव है, क्यों? आप देख सकते हो नॉट आया है, और यहाँ नॉट की वजह से ये सेंटेंस नेगेटिव तो हो रहा है, बट आप देख सकते हो क्रॉस के पहले जो कि यूज़ हो रहा है एज अ वर्ब, हमने उसके पहले टू का यूज़ नहीं किया है, राइट? सो स्विमर्स डे नॉट क्रॉस द रिवर, राइट? She need not be looked after as she is very independent and is fine now, right? सो इस सेंटेंस में भी नॉट आया हुआ है, तो ये भी नेगेटिव है, और यहाँ पे बी जो कि वर्ब है उससे पहले हमने टू का यूज़ नहीं किया है. दैट मीन्स सी एंड डी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बेयर इन्फिनेटिव, एंड ए एंड बी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इन्फिनेटिव, राइट? लेट प्रोसीड फर्दर, क्लास. We can also use the infinitive without to after these expression.
दैट मीन्स अब ये कह रहा है कि हम इन्फिनेटिव यहाँ भी यूज़ करते हैं बिना टू के, इन सारे वो एक्सप्रेशंस के साथ जो कि दिया हुआ है, रैदर दैन, वुड रैदर, हैड बेटर, सूनर दैन। सो इन सब के साथ भी हम टू का यूज़ कर टू वर्ब का यूज़ करते हैं बट विदाउट टू, राइट। एग्जाम्पल्स, ही वुड rather drive down to the market than walk so late at night। so would rather, drive, ये आया आपका क्या, ये would rather क्या है, एक्सप्रेशन है, drive डेफिनेटली अ वर्ब, और वहाँ पे आप देख सकते हो दैन के बाद क्या है, एक वर्ब और लिखा हुआ है, वॉक। तो आप देख सकते हो ना, यहाँ पे हमने टू का यूज़ किया है इस वर्ब के पहले, और ना वहाँ पे यूज़ किया है वॉक के पहले टू का। हमने दोनों जगह में से किसी भी जगह पे टू का यूज़ नहीं किया हुआ है। दैट मीन्स it is an example of bare infinitive, right? She was offered the job, she would sooner join than sit idle at home, right? So she was offered the job, she would sooner, again would sooner आ रहा है, that means expression, join भी आ रहा है, that is a verb, then sit, again sit is a verb। so sit और join के पहले हमने to का यूज़ नहीं किया है, especially sit के पहले हमने to का यूज़ नहीं किया है या हम नहीं कर रहे हैं। that means it is a kind of, or it is an example of bare infinitive, right? We are getting late, we had better leave now। so had better, that means it is an expression, leave which is a verb, and before this verb or that verb we are not using any to, so that means it is an example of bare infinitive। we will work rather than, he will work rather than beg। so rather than again is a kind of an expression, beg which is a verb, और उसके पहले हमने to का यूज़ या हम to का यूज़ नहीं कर रहे हैं, that means it is an example of a bare infinitive। so let's proceed further class। use of to, he was so tired that he could not use of to and to। so that means to plus, अब यूज़ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, to and to का फॉर्मेट, राइट। he was so tired that he could not go any further, right? so we can rewrite this sentence by using to pattern। अब हम ऊपर वाले सेंटेंस जो ए लिखा हुआ है उस सेंटेंस को हम टू के पैटर्न पे को फॉलो करते हुए फिर से लिखेंगे। देखते हैं, ही वॉज टू टायर्ड टू गो एनी फर्दर। तो टू आप देख सकते हो, टू आया TOO, टू मीन्स एक्सट्रीम, विच शोज एक्सट्रीम और समथिंग happening at a greater height, right? so he was too tired to go any further, right? B1, the dress is so beautiful that she cannot give it away। now using to format, the dress is too beautiful to be given away by her। so now you can see with these two sentences how they have used the to pattern, and they have changed a normal sentence in these in a different format by using this pattern, right? so let's proceed further class। infinitives can also be used to join pairs of sentences, right? so दो pairs of sentences होते हैं, जैसे जो काम यहाँ पे conjunction आपने पढ़ा होगा, conjunction करते हैं। what are conjunction? conjunctions are the words that help us in joining two different words or two different sentences, right? so उसी तरह infinitive भी का यूज़ करके भी हम two different sentences को जोड़ सकते हैं, right? let's see, we take the more important of two sentences as the main clause and convert the verb in other sentences into an infinitive, right? so जो दो, we take more important of the two sentences, जो दो sentences लिखे होते हैं उनमें जो सबसे important sentence होता है उन्हें हम मेन क्लॉज की तरह ले लेते हैं और कन्वर्ट करते हैं। जो वर्ब होता है, भाई वर्ब भी होगा हमारे सेंटेंस में, तो उस वर्ब को हम कन्वर्ट करते हैं दूसरे सेंटेंस के लिखने के पहले, किस में, इन्फिनेटिव में। मतलब जो वर्ब रहता है उससे पहले हम क्या लगा देते हैं, टू प्लस दैट वर्ब, दैट मीन्स टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाउ लेट्स सी एग्जांपल्स एंड अंडरस्टैंड इट। they won the competition, they were excited। now here there are two sentences, first is they won the competition and second is they were excited, right? तो इन दोनों में सबसे इम्पॉर्टेंट हम ले लेंगे। अब क्योंकि दो सेंटेंसेस हैं तो दो सेंटेंसेस में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा उसे हम क्या ले लेंगे, एज अ मेन क्लॉज। तो इसमें इन्होंने क्या ले लिया है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सेकेंड वाला सेंटेंस है। तो कैसे बनेगा सेंटेंस, दे वर एक्साइटेड। अब क्या आएगा, टू प्लस बिन आएगा, क्योंकि उसके बाद वर्ब लिखा जाएगा, तो वर्ब वहाँ पे वॉन है
और टू के पास जब इन्फिनेटिव हम यूज़ करेंगे तो टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा, तो टू विन द कॉम्पिटिशन, राइट। शी गोज़ फॉर अ स्विम एवरी डे, इट इज़ हर हैबिट। अब इन दोनों सेंटेंसेस में जो दो डिफरेंट सेंटेंसेस दिए हैं उसमें क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट, इट इज़ हर हैबिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, अमंग दीज टू सेंटेंसेस। सो इट इज़ हर हैबिट हमारा फर्स्ट मेन क्लॉज हो जाएगा, और उसके बाद हम वर्ब के साथ टू को जोड़ देंगे और रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस को लिख देंगे, राइट। सो लेट्स सी, इट इज़ हर हैबिट टू गो फॉर अ स्विम एवरी डे। सो इट इज़ हर हैबिट ये हमने लिखा, और गो जो गोस था वहाँ पे उसको हमने टू प्लस गो के फॉर्मेट में ला दिया, दैट मीन्स इन्फिनेटिव, फॉर अ स्विम एवरी डे, राइट। हमेशा याद रखना आप वर्ब चाहे किसी भी टेंस के फॉर्म में हो, चाहे वो सिंपल पास्ट हो या सिंपल प्रेजेंट हो, बट उसको टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही रहेगा या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इन्फिनेटिव का रूल है टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, इसीलिए फर्स्ट वाले सेंटेंस में आप देख सकते हो टू प्लस क्या आया है, विन, वॉन नहीं आया है, टू प्लस विन। सेकेंड वाले में भी गोज लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस, बट कौन सा गोज का कौन सा या गो का कौन सा फॉर्म आया है, फर्स्ट फॉर्म, दैट मीन्स बेस फॉर्म, राइट। तो टू प्लस गो। सी, he will get the news, he will be shocked, he will be shocked to get the news। so he will be shocked, दो सेंटेंसेस यहाँ पे था, he will get the news ये था, और he will be shocked। तो हमने सेकेंड वाला जो सेंटेंस है सी वाले सेंटेंस में जो सेकेंड वाला क्लॉज है उसे हमने क्या मान लिया, अपना मेन क्लॉज मान लिया। सो ही विल बी शॉक्ड, और उसके बाद इन्फिनेटिव फॉर्मेट आ गया टू प्लस गेट द न्यूज़, राइट। सेकेंड वन, we also use to enough to when we join sentences, right। so हम to भी यूज़ करते हैं, to जो अभी हमने फॉर्मेट पढ़ा है, और enough के साथ भी to का यूज़ करते हैं जब हम सेंटेंसेस को किन्हीं दो सेंटेंसेस को जॉइन करते हैं या जोड़ते हैं, राइट। एग्जाम्पल्स, द टॉय वॉज वेरी बिग, इट कुड नॉट फिट इन द ड्रॉर, द टॉय वॉज टू बिग टू फिट इन द ड्रॉर, राइट। सो आप देख सकते हो, आप टू और टू का यूज़ आ गया, जैसे कि अभी हमने अपने पहले स्लाइड में पढ़ा था। द टॉय वॉज टू बिग टू फिट इन द ड्रॉर, तो टू कहाँ से आया, ये वेरी की जगह किसने ले लिया, टू ने ले लिया, टी डबल ओ ने ले लिया, और फिर हमने जो फिट है हमारा उसको जोड़ने के लिए हमने फिट के पहले क्या लगा दिया, टू, और टू प्लस फिट क्या बन गया हमारा, इन्फिनेटिव, राइट। एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस इन द ड्रॉर। B1, द टॉय वॉजेंट वेरी स्मॉल, इट कुड नॉट फिट इन द ड्रॉर, द टॉय वॉजेंट small enough to fit in the drawer, right। so the toy अगर बात करें, the toy wasn't very small, अब वेरी स्मॉल की जगह वेरी ने जो वेरी की जगह है वो वहाँ पे हमने किसको ला दिया, एनफ को ला दिया, और टू और फिट के साथ जो कि वर्ब है उसके साथ उसके पहले हमने क्या जोड़ दिया, टू। अब आप देख सकते हो इट कुड नॉट हम यहाँ नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि हमें टू के साथ हमेशा किसको जोड़ना होता है, वर्ब को, और वर्ब हमारा इन सेकेंड वाले सेंटेंस में क्या है, फिट है, राइट। तो आप ये मत कंफ्यूज होना कि इट को क्यों नहीं जोड़ा या कुड को क्यों नहीं जोड़ा या नॉट को क्यों नहीं जोड़ा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब हम फिट को जोड़ेंगे, क्योंकि टू प्लस वर्ब होता है, तो वर्ब हमारा क्या है, ना इट है, ना कुड है, ना नॉट है, क्या है, फिट है, तो इसीलिए टू प्लस वर्ब जो कि फिट है एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट। सो द टॉय वॉजेंट स्मॉल एनफ टू फिट इन द ड्रॉर, राइट। सो by by going through these two sentences we have gone through first that we have seen how to use to and to format or pattern, and second is enough and to format or pattern, right। so let's proceed further class, sorry। इन्फिनेटिव कैन बी यूज टू मेक सेंटेंसेस कॉम्पैक्ट। अब कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा करना। तो इन्फिनेटिव के हेल्प से जब हम मतलब किसी भी सेंटेंसेस को हम क्या कर सकते हैं, छोटा बना सकते हैं, राइट, बहुत छोटा उसको कर सकते हैं, राइटिंग में खासकर। समटाइम्स इन्फिनेटिव कैन बी यूज टू मेक सेंटेंसेस कॉम्पैक्ट। कई बार इन्फिनेटिव का यूज़ करके हम सेंटेंसेस को क्या कर देते हैं, कॉम्पैक्ट कर देते हैं। कॉम्पैक्ट मीन टू मेक समथिंग स्मॉल, right। Examples, Ritesh hoped that he would score good marks. Now it is a proper sentence, right। now we are converting the a sentence, the first part of the the first sentence which is written by writing to plus base form of the verb, that is infinitive, and this by using this infinitive we are making the sentence compact or short,
राइट. सो रितेश होप्ड दैट ही वुड स्कोर गुड मार्क्स. रितेश होप टू स्कोर गुड मार्क्स, राइट. तो आप देख सकते हो हमने क्या किया, रितेश होप तो हमने लिखा, पर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो दैट है और ही है और वुड है उसको हमने हटा दिया और फिर हम किसको लेके आए, स्कोर को, क्योंकि स्कोर क्या है, वर्ब है, और स्कोर के साथ हमने किसको जोड़ दिया, या उससे पहले किसको जोड़ दिया, टू को. तो टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या बन गया, इन्फिनेटिव. तो इस सेंटेंस में हमने इन्फिनेटिव का यूज़ करके इस सेंटेंस को क्या बना दिया, छोटा बना दिया, राइट. सो रितेश होप टू स्कोर गुड मार्क्स. बी, he should work hard if he wants to succeed. So second part, he should work hard to succeed. अब he should work hard तो हमने लिखा पहले वाले सेंटेंस से ही, पर जो उसके बाद फिर हमने if और he और wants को क्या कर दिया, हटा दिया, और to के साथ किसको जोड़ दिया, succeed को. Why? Because succeed is a is a verb, and before that it to is getting as infinitive, to plus verb, right. C, he did not know whom he should call for help. He did not know whom to call for help. So he did not know whom तक हमने लिखा पहले सेंटेंस से, he should को हटा दिया, और call जो कि verb था उसके पहले हमने क्या लगा दिया, to. So to plus call क्या हो गया, infinitive, and then for help is the rest of the sentence, right. So let's proceed further class. Below, anaphoric to. समटाइम्स टू इज़ यूज्ड विदाउट द वर्ब. और कई बार जो वर्ब होता है या टू जो होता है वो यूज़ होता है किसके बिना, वर्ब के बिना. पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव का क्या रूल है, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. फिर हमने पढ़ा बेयर इन्फिनेटिव. बेयर इन्फिनेटिव का क्या रूल है, वर्ब विदाउट टू, राइट, यूजिंग ऑफ वर्ब विदाउट टू. अब एनाफोरिक टू, ये जो लास्ट कंडीशन है उसमें क्या है, टू यूज़ होता है, वर्ब यूज़ नहीं करते हैं, राइट. सो ऐसे टू को जो हम यूज़ करते हैं बिना वर्ब को उसे हम क्या बोलते हैं, एनाफोरिक टू. समटाइम्स टू इज़ यूज्ड विदाउट द वर्ब. In such a sentence, the verb is omitted and only to is used as a substitute for a full infinitive, right? So ऐसे सेंटेंसेस में, ऐसे बहुत से सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे वर्ब को क्या किया जाता है, ओमिट किया जाता है. ओमिट मतलब हटा दिया जाता है, उसका यूज़ हम सेंटेंस में नहीं करते हैं. एंड ओनली टू इज़ यूज्ड, और सिर्फ हम किसका यूज़ करते हैं, टू का, राइट, जो कि किसकी तरह काम करता है, फुल इन्फिनेटिव के सब्सटीट्यूशन का काम करता है. मतलब अगर हम फुल इन्फिनेटिव यूज़ नहीं भी कर रहे हैं, अगर मतलब अगर टू प्लस वर्ब का यूज़ नहीं कर रहे हैं जो कि इन्फिनेटिव कहलाता है, अगर सिर्फ उसकी जगह हम टू का यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे टू को हम क्या बोलते हैं, एनाफोरिक टू. इट इज़ कॉल्ड एन एनाफोरिक टू बिकॉज इट रिफर्स टू द वर्ब मेंशन्ड अर्लियर. क्यों, क्योंकि ये टू अगर हम इसके बाद वर्ब लगा भी नहीं रहे हैं तो भी ये टू किसको रेफ़र करता है, जो वर्ब ऑलरेडी हमारे सेंटेंस में यूज़ हो रखा है उसी को रेफ़र बैक करता है. इसका मतलब है अगर वो उसी को रेफ़र बैक कर रहा है तो हमें ज़रूरत या ज़रूरी नहीं है हमारे लिए कि हम टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म उसके साथ यूज़ करें, राइट. सो लेट अंडरस्टैंड इट विद एग्जाम्पल्स. वुड यू लाइक टू सिंग. अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हें गाना गाना है, राइट. अब B1 जो उसका आंसर आ रहा है वो क्या है, आई वुड लाइक टू. अब आई वुड लाइक टू, अब आप देख सकते हो टू के बाद जो सिंग है वो ब्रैकेट में दिया है. दैट मीन्स उसको आप अगर ओमिट भी कर दोगे तो भी ये, अगर आप ओमिट करके मतलब ओमिट कर देते हो, मतलब नहीं लिखते हो, तो भी इसका मतलब है क्या, येस आई वुड लाइक टू सिंग, ठीक है, वही मतलब है. और अगर आप सिंग लिखते हो तो टू प्लस सिंग तो इन्फिनेटिव आ ही जाएगा. पर यहाँ पे हमें दिखाना है कि हम सिंग मतलब वर्ब के बिना भी टू का यूज़ कर सकते हैं, जो कि किसको रेफ़र बैक करेगा, सिंग को. तो अगर आप बी वाला सेंटेंस देखोगे, आई वुड लाइक टू, तो इसका मतलब है आई वुड लाइक टू, तो टू ये किसको रेफ़र कर रहा है, अगर हम सिंग को या किसी भी वर्ब को जो कि टू के बाद लिखा जाता है इन्फिनेटिव फॉर्मेट के लिए, अगर हम वो वर्ब लगाएंगे भी नहीं, जैसे इसी में है, अगर सिंग एकदम मतलब पूरी तरीके से हटा देते हैं तो ये टू किसको रेफ़र करेगा, इट विल रेफ़र बैक टू सिंग, राइट. सो दैट इज़ वाई सिंग जो वहाँ पे लिखा हुआ है वो किस में लिखा हुआ है, ब्रैकेट में, राइट. C1, वुड यू लाइक टू ड्राइव. D, आई वुड लव टू, राइट. सो यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या तुम ड्राइव करना चाहोगे, तो डी वाले में आंसर क्या आ रहा है, आई वुड लव टू. या ये भी कह सकते हैं आप, यस आई वुड लव टू
तो दैट मीन्स टू, अगर यहाँ तक टू बोल के हम रुक जा रहे हैं तो इसका मतलब ये रेफर बैक किसको कर रहा है, टू को ही कर, मतलब टू ड्राइव को ही कर रहा है, मतलब ऊपर वाले इन्फिनेटिव को ही कर रहा है, जो कि क्या लिखा हो इन्फिनेटिव उसमें क्या है, टू प्लस ड्राइव, राइट। सो इन द above sentences A and B anaphoric टू हैज़ बीन यूज्ड while the verb is omitted, ठीक है। सो अब बी और डी सेंटेंसेस में जो टू यूज़ हुआ है बिना वर्ब के, ऊपर में भी बी वाले सेंटेंस में भी देखो टू यूज़ हुआ है, जहाँ पे लिखा है आई वुड लव टू, ठीक है, जिसके बगल में ब्रैकेट में सिंग लिखा हुआ है, पर वो ब्रैकेट में इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम उसे बिना मतलब बिना ये यही समझेंगे कि वो लिखा वहाँ पे नहीं है, मतलब हम उसे ओमिट करके ही पढ़ेंगे। और डी वाले सेंटेंस में भी यही लिखा हुआ है आई वुड लव टू। तो ये ऐसे टू हैं या ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जहाँ टू लिखा तो हुआ है पर बिना वर्ब के, और दैट मीन्स बिना वर्ब के अगर लिखा हुआ है फिर भी ये टू जो कि एनाफोरिक टू कहला रहा है वो ऑलरेडी या किसको रेफर बैक कर रहा है, जो ऊपर सेंटेंस में टू प्लस ड्राइव या टू प्लस सिंग जो कि इन्फिनेटिव लिखा हुआ है उसी को बी और डी में लिखे हुए टू जो लिखे हुए हैं टू विदाउट वर्ब वो रेफर बैक कर रहे हैं, राइट। सो इन द above sentences B and D anaphoric to has been used while the verb is omitted, right। तो इसमें वर्ब एनाफोरिक टू यूज़ हुआ है बी और डी वाले सेंटेंसेस में, और जो वर्ब है वो ओमिट हुआ है, राइट। नाउ स्प्लिट इन्फिनेटिव, when an infinitive is split in two parts by introducing an adverb between two and the verb, it is called a split infinitive, right। सो कई बार अब ये तीसरा या चौथा आप कह सकते हो, चौथा इन्फिनेटिव हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले हमने इन्फिनेटिव पढ़ा, सेकंड बैर इन्फिनेटिव पढ़ा, थर्ड एनाफोरिक टू पढ़ा, और ये क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्प्लिट इन्फिनेटिव। अब स्प्लिट का अगर आप देखोगे मतलब, तो स्प्लिट का मतलब होता ही है कि अलग करना, किसी चीज़ को अलग करना, स्प्लिट कर देना, राइट। सो स्प्लिट इन्फिनेटिव, अब इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब, तो इसका मतलब है टू और वर्ब को अलग अलग करने को ही क्या बोलते हैं, स्प्लिट इन्फिनेटिव। और जब हम अलग करते हैं तो उसके बीच में हम क्या लाते हैं, एक एडवर्ब का यूज़ करते हैं। लेट्स सी, व्हेन एन इन्फिनेटिव इज स्प्लिट इन टू पार्ट्स, जब इन्फिनेटिव दो पार्ट में अलग किया जाता है, दो पार्ट मतलब टू को अलग और वर्ब को अलग कर दिया जाता है, तो उसके बीच में जब हम एडवर्ब का यूज़ करते हैं, राइट, किसी भी एडवर्ब का यूज़ करते हैं तो वो क्या कहलाता है, स्प्लिट इन्फिनेटिव। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, ही रिक्वेस्टेड हर टू काइंडली ग्रांट हिम लीव, राइट। अब ये सेंटेंस ऐसे भी लिखा जा सकता था, ही रिक्वेस्टेड हर टू ग्रांट हिम लीव। टू ग्रांट भी बिल्कुल सही था, पर टू और ग्रांट, जो कि टू क्या है, टू तो टू है और ग्रांट क्या है, एक बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है। सो इन्हीं टू, और अगर वहाँ पे काइंडली नहीं लिखा होता, जो कि काइंडली क्या है, एडवर्ब है, अगर काइंडली नहीं लिखा होता तो टू प्लस क्या आता, टू प्लस वर्ब आता, दैट मीन्स इन्फिनेटिव हो जाता। पर अब यहाँ पे स्प्लिट इन्फिनेटिव आ गया है का यूज़ हुआ है, क्यों, क्योंकि उस टू और बेस फॉर्म जो वर्ब लिखा हुआ है ग्रांट, उसके बीच में काइंडली यूज़ हुआ है या हो रखा है, और वो काइंडली क्या है, एडवर्ब। तो हमेशा याद रखना आप लोग कि स्प्लिट इन्फिनेटिव का मतलब है टू और वर्ब के बीच में क्या यूज़ करना, किसी ना किसी एडवर्ब का यूज़ करना, ठीक है। और जब हम ऐसे किसी एडवर्ब का यूज़ करते हैं इन्फिनेटिव के बीच में, तो वो क्या कहलाता है, स्प्लिट इन्फिनेटिव। सो ही रिक्वेस्टेड हर टू काइंडली ग्रांट हिम लीव। द चिल्ड्रेन रिक्वेस्टेड द टीचर टू काइंडली अलाउ देम टू प्ले आउटसाइड, राइट। अब इस सेंटेंस को अगर हम ऐसे भी बोलते तो ये भी सही था कि द चिल्ड्रेन रिक्वेस्टेड द टीचर टू अलाउ देम टू प्ले आउटसाइड, बिल्कुल सही होता। बट हमने अब टू प्लस वर्ब के बीच में एक वर्ड यूज़ किया है जो कि क्या है, एडवर्ब है, और वो है काइंडली। तो ऐसे सिचुएशन या ऐसे पैटर्न को हम क्या कहते हैं, स्प्लिट इन्फिनेटिव, राइट। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। So homework students, you all have to write down all the contents given on page number 43, 44 and 45 in your classwork copy, right। तो जो भी कंटेंट आपके 43, 44 एंड 45 में दिए हुए हैं वो आप क्लासवर्क कॉपी में लिखोगे। यू ऑल्सो हैव टू राइट डाउन ऑल द सॉल्व एक्सरसाइजेज इन योर कॉपी। सॉल्व एक्सरसाइजेज अभी तो हालांकि सॉल्व एक्सरसाइज आपकी नहीं हुई है, पर मैं आपको सारे सॉल्व एक्सरसाइजेज का स्क्रीनशॉट आपके व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड हो जाएगा आपको, एंड यू हैव टू कंप्लीट ऑल द एक्सरसाइजेज इन द बुक एज वेल एज इन योर कॉपी, राइट। And you also have to learn all the definitions and exercises of lesson 5, right? So students, in our next class we will start
we will be starting with lesson 6, that is verbs, gerunds and participles. So this was the last you can say video of lesson 5, where we have completed this chapter, and in our next class we will be starting with lesson 6, that is gerunds and participles. So till then, take care and stay safe. Thank you, class.